ये किसी के हाथ में तो नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगा. शी इज कंसीव्ड लाइक समवन हाँ. इज कंसीव्ड, फर्स्ट तो लड़का ही होना चाहिए. दैट यू मस्ट हैव आज हर्ड. हाँ आज हाँ भी हाँ पूछते हाँ. हैं ओके. दैट लेडी इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड. हाँ. आप हाउ कैन यू से दिस कि फर्स्ट लड़का होना चाहिए. ये मेरे पास केसेस भी आते हैं, फीमेल शेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ कि इनकम अगर 1000 है और आपकी वाइफ 2000 मांग रही है तो उसको दो. हाँ, वो right. इकोनॉमिक अब्यूज नहीं है, बट इकोनॉमिक अब्यूज वो है जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. Namaskar. Welcome to the 4th episode of Water Nut Podcast. Today's guest is a multi-versatile woman who's a lawyer, who's a teacher and a fitness expert. She has many educational degrees to her credit. Words like dedication, commitment, go-getter, I feel are her synonyms. So ladies and gentlemen, Mrs. Neha Dhawan. Welcome and thank you for joining us today, ma'am. Thank you so much, Colin. It's indeed a pleasure to have you. I have given a brief introduction of yours before that. So let me begin with the conversation itself. Sure, sir. Please tell us about yourself as in your schooling or your आपके बचपन के बारे में या ऐसे एक brief introduction से अपन start करते हैं because I know we have a lot to cover. Yes, definitely. So if you'll ask about my schooling and all, so see, I am coming from that family where education was not that mandatory or required because we are kind of like Sindhi communities, like they always are from business family and all. So they used to think कि पढ़ाई is not for girls. अच्छा. So I am belonging from that family जहाँ पे पढ़ना was not required. After 12th is fine. After 12th there is no need for any extra एजुकेशन ग्रेजुएशन का हमारी फैमिली में कभी कोई लिंक रहा ही नहीं. पीपल आर लाइक इन माई फैमिली इफ आई से कि आई एम द ओनली पर्सन जो कि हाईली एजुकेटेड आज की तारीख में हूँ इन बोथ फैमिलीज. तो मैं हाँ मतलब वही कि अगर आप कह रहे हैं 12th इनफ हो जाता है, उसके बाद आपने इतनी डिग्रीज करी हैं, तो आप मुझे उनके बारे में बताइए और ये भी बताइए कब कब किया आपने ये सब. सी मेन मोटिवेशन ये था कि आई हैव सीन सो मच इन माई फैमिली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दी फैमिली विच आई एम बिलोंगिंग इज दैट कि दे पीपल आर नॉट वेरी मच इनटू द एजुकेशन. पढ़ाई और इन सब चीज़ों से हमारा कोई फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं था. इफ आई टेल अबाउट दिस, सो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उस टाइम पे हमारे घर पे लोगों की थी 10 या 12. ओके. सो मैं मेरी सिस्टर हम पढ़ना चाहते थे क्योंकि इस फैमिली से आके आपका मेन मोटिवेशन ये होता है कि पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो. एंड आफ्टर सीइंग ऑल लॉट मेनी थिंग्स आवर फ्रेंड्स दे वर डूइंग सो मच, तो वी वर नॉट अलाउड टू डू कंप्यूटर कोर्सेज, वी वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग. हमारे घर में ये सब चीजें अलाउड ही नहीं थी एक टाइम तक. सो टिल 12th पढ़ाई बहुत फोर्सफुली हमने करी और उसके बाद आफ्टर 12th आई बीन टोल्ड कि that's more than enough. If you want, then go for private college. And I was so adamant, नहीं पढ़ना तो है ही सही. कैसे? Because till 9th तो जैसे तैसे निकाल दी, but after 9th I set my mind कि नहीं करना है तो पढ़ के ही कुछ करना है जीवन में. Okay. So after 12th I must admit on that कि I was not supported by my family. I started my job. Okay. After 12th only. After 12th you Yes, started working. Okay. 12th only. Okay. And after that I decided कि I'll support my education. I'll pay my fees. I will look after my tuitions. I'll do everything which I can manage. So 12th के बाद मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट की. अर्ली मॉर्निंग्स में मेरा कॉलेज होता था. That time timing was 7 to 10 only कॉलेज का. I was in BCom कर रही थी. Okay. So 7 to 10 कॉलेज होता था. 10 to 6 मेरा जॉब होता था. I started my job as a receptionist. नहीं, 7 to 10 and 10 to 6, okay. Yes, 10 to 6 आपका कॉलेज से आप 10 बजे फ्री हो जाते हो. 10:30 I have to reach to my जहाँ पे भी मैं जॉब करती थी. अच्छा. 10 to 6 वो करती थी और उसके बाद आफ्टर दैट 6:30 से
ऑलमोस्ट 7:30 तक मैंने ट्यूशंस भी लिए हैं, नहीं पढ़ाए नहीं पढ़ा Okay, आपने ली, okay. लेने पड़ते थे बिकॉज मैं खुद CSP कर रही थी उस टाइम पे, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि पढ़ के ही लाइफ में कुछ करना है मुझे. सो उसके बाद मेरा 6:30 या 7 के आसपास ट्यूशन स्टार्ट होता था. 8 तक मैं ट्यूशन करती थी और उसके बाद घर जाके अपना जो 2-3 घंटे बचे उसमें पढ़ाई भी करना है, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन भी करना है, आपका ऑफिस भी है. सो दीज थिंग्स वर like all and all with me, साथ में चल ही. You kept yourself busy throughout. Yes, definitely. Just because of that only I feel that कि I have reached this level. Otherwise तो possible नहीं था. तो B.Com आप कर रहे थे, उसके साथ साथ CS किया. हाँ, CS किया. और क्या क्या किया आपने? CS एग्जीक्यूटिव तक कर रखा था. उसके बाद फाइनल में नहीं कर सकी थी क्योंकि there are lot many things. उसके B.Com के बाद मैंने MBA किया है फाइनेंस में. उसके बाद आई डिसाइडेड विद सर्टेन इंसिडेंट्स जो लाइफ में हुए थे, तो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू परस्यू फॉर लॉ. देन आई डिसाइडेड LLB किया मैंने. LLB, then I got married. तो after MBA you did LLB. LLB. Okay. Then after my LLB, LLM, PhD and last degree जो अभी recent है मेरी है post doctoral fellow. That is being sponsored by some organizations जो हमारे गवर्नमेंट के मतलब होते हैं, like ICSSR से sponsor थी और फिर वो उस पर रिसर्च करना and that I did. This is the last. अच्छा. And so let me be correct about it. You did your MBA and then got married, or after B.Com you got married? After MBA. After MBA you got married and then you decided to. तो इसमें टाइम कैसे मिलता था? आप कैसे बैलेंस करते थे अपनी वर्क as in study life and married life? See, married life में I would say कि it was I was completely blessed when it comes to जहाँ एक family आपको मिली थी, जहाँ पे where I was born and brought up कह सकते हैं. On the contrary कह सकते हो आप. उसकी completely opposite family मिली मुझे by the grace of God, और मैं कह सकते हैं I was blessed in that कि family was, even my father-in-law and my husband, they were very much in support of my education. They only said that कि after your marriage also आपको पढ़ाई तो करनी है. So in every step जहाँ पे आप before my marriage the situations were completely different and after my marriage I was completely situations were completely different. They only supported me कि नहीं जितना पढ़ना है पढ़ो. मतलब आप एकदम खुली हवा में आ गए, एक फ्रीडम मिल गया आपको. That we can say blessed atmosphere आ गया था. तो उसके बाद तो फिर पढ़ने में कभी कुछ. पर फिर did you face any situation wherein people would talk behind your back? Not many. लोग तो बातें करेंगे ही सही दुनिया. So लोग तो बातें करते ही है कि sometimes like आप अच्छी families में जाओ तो भी बातें होंगी, आप छोटी फैमिली से बिलोंग करो जहाँ पे एजुकेशन इस चीज को एडमायर नहीं किया जाता, वहाँ पे भी लोग बातें करेंगे. तो लोगों ने तो बातें उस टाइम पे भी की थी और मैं भी आज भी करती हूँ. आज भी करते होंगे, राइट? लोगों का काम है कहना. Exactly, लोगों का काम है कहना. So the most important thing which I learned from this is that कि लोगों को बात करने दो. Until unless you are not affected. अगर अच्छी चीजें आ रही है तो जस्ट कलेक्ट, और जहाँ ऐसी चीजें लग रही है कि जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसको बाहर ही. तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई कि आपने कैसे उस चीज को अफेक्ट नहीं होने दिया. टेल मी अबाउट योर वीकनेस. लाइक व्हाट वीकनेसेस यू स्टिल हैव? वीकनेस क्योंकि सब लोग स्ट्रेंथ के बारे में तो पूछते ही हैं, बात करते ही हैं, और मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि वीकनेस आइडेंटिफाई करना अपने आप में भी एक चैलेंज है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें हर कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, और स्पेशली अपनी वीकनेस अपने को एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो. और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने इतना कुछ सहा, इतना कुछ किया है, तो डेफिनेटली आपने उसके बारे में भी सोचा होगा कि मुझे कैसे ओवरकम करना है. सी, इफ यू आर आस्किंग फॉर वीकनेस, तो आई मस्ट से, आई एम सॉरी टू से, आई ऑलवेज फील कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है. आई एम अ गुड लर्नर एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन. इफ यू विल आस्क मी कि यू कांट डू दिस, आई विल वर्क फॉर दैट. आई विल मेक माई सेल्फ टू अचीव फॉर. सो वीकनेसेस तो मुझे लाइफ में एक टाइम पे था कि हाँ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम था, एक टाइम पे था कि मुझे फाइट करना है मेरे लिए, पढ़ने के लिए मुझे फाइट करना है बहुत सारी चीज़ों के लिए. दैट टाइम आई कैन से कि हाँ मुझे सपोर्ट नहीं था. बट आफ्टर माई मैरिज एंड आफ्टर लाइक अचीविंग सो मच पढ़ाई में, दूसरी चीज़ों में, सो आई डोंट फील कि वीकनेस इंसान की ज़िंदगी में कुछ होती. वी ओनली मेक अवर सेल्फ
वीक। अदरवाइज वीकनेस तो ह्यूमंस के लिए बनी ही नहीं है। मतलब दैट आई पर्सनली फील, जो बच्चे इवन जो लोग भी बोलते हैं ना कि मेरी ये वीकनेस है, मुझे तो आज तक वीकनेसेस, जैसे मैं फिटनेस पे भी काफी हूँ तो कुछ लोगों की डेजर्ट्स होती है, ये होती है, तो मुझे वहां पे भी ऐसा नहीं लगता कि इन चीजों से वीकनेस है। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर माइंड की हाउ यू आर ट्रेनिंग। आप उन सब से ऊपर उठ चुके हो? नहीं ऐसा तो नहीं है, बट डेफिनेटली वीकनेस नहीं होती। वी नीड टू वर्क, वी आर ह्यूमन, वी नीड टू वर्क। राइट मैम, तो आपने लॉ के बारे में बोला कि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने लॉ परस्यू किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या इंसिडेंट था? आपको मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड तो ऑलरेडी बता दिया था कि जहाँ पे एजुकेशन और ये सब चीज़ों का इतना सपोर्ट नहीं था। विद दैट आई हैव सीन सो मच काइंड ऑफ वी कैन से कि डोमेस्टिक वायलेंस जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैंने डोमेस्टिक वायलेंस को देखा था। बहुत मतलब क्लोजली ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है। सो विद दैट आई अंडरस्टैंड कि अगर फीमेल को कुछ करना है डेफिनेटली लाइफ में, तो सबसे पहले उसको उसके राइट्स पता होने चाहिए। वहाँ पे मुझे लगा कि शायद तक लॉ करने से जिस पावर के लिए, जिस वीकनेस से मैं ओवरकम करना चाहती हूँ, व्हिच यू मेंशन अर्लियर, जिस वीकनेस से मैं ओवरकम करना चाहती हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी पढ़ाई से पावरफुल बनाई। सो दैट टाइम मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मैं काफ़ी जनों को ये चीज़ें बताती रहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक 1% पार्ट जो होता है, दैट इज फिजिकल अब्यूज, जो दिखता है। Okay, so there is more to it? Yes, definitely. There are lot many things. Physical abuse एक लास्ट रिजॉर्ट है जो कि मेल किसी फीमेल को मार के अपनी पावर दिखा सकता है, बट बिफोर दैट सबसे ज़्यादा जो किसी फीमेल की लाइफ में जो रोल प्ले करता है, दैट इज इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज। देयर आर नॉट मेनी थिंग्स। आप इमोशनली किसी को अंदर से तोड़ दो, उसको मारने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ऑलरेडी मर चुका है। इकोनॉमिकल अब्यूज हमारी सोसाइटी में दिखता नहीं है। अगर फीमेल अपने घर को संभाल रही है, कर रही है, और आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ उसकी खुद की भी डिजायर्स होंगी जो कि हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो उन डिजायर्स के लिए कभी हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपकी इनकम अगर 1000 है और आपकी वाइफ 2000 मांग रही है तो उसको दो, वो इकोनॉमिक अब्यूज नहीं है। बट इकोनॉमिक अब्यूज वो है जहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप फिजिकल अब्यूज को हटा दें डोमेस्टिक वायलेंस में, तो ये 2-3 अब्यूज ही ऐसे होते हैं जहाँ पे कलरेबल रिमार्किंग होती है, लाइक यू आर नेमिंग। अभी तो बहुत, मतलब अभी भी मैं कहूंगी इतने एजुकेटेड होने के बाद भी आज भी there are lot many things. आज भी there are lot many things. You must have heard about it or not. We are in this situation. अभी भी आज भी सोसाइटी में people ask question कि जैसे if she is conceived, like someone is conceived, first तो लड़का ही होना चाहिए. That you must have heard. आज भी पूछते हैं. That lady is expecting her first child. आप How can you say this कि फर्स्ट लड़का होना चाहिए? ये मेरे पास केसेस भी आते हैं, फीमेल शेयर अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब वो सामने तो ये बताती है कि शी इज इग्नोरिंग, बट समहाउ ये चीजें उसके माइंड पे प्रेशर डालती है टिल द टाइम शी डिलीवर्स अ चाइल्ड। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, बट पीपल नो दीज डेज दैट कि ये किसी के हाथ में तो नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगा, पर वो ये सोचते कि अंदर तो इसके है ना। अच्छा, मतलब आपने पीसीपीएनडीटी सुन रखा होगा, जहाँ पे हमें मतलब चाइल्ड को हम नहीं डिस्कवर कह सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते कि गर्ल है चाइल्ड। पीसीपीएनडीटी एक्ट में आता है ये सारी चीजें, जहाँ पे आजकल जहाँ पे भी सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ होता है कि जेंडर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। उसके बाद भी हम, आई डोंट नो व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अ गर्ल हु इज कैरिंग अ चाइल्ड, जिसने कंसीव किया है, वो कहाँ से किसी को देगी कि लड़का या लड़की। तो इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी बहुत होती है जो कि बहुत स्लोली कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसके इमोशंस में वो स्टिक हो जाती है, जो वो 9 महीने सोचती है। आपने तो हंसते हंसते बोल दिया उसको कि ये लड़का होना चाहिए,
अब ये तो सोचो 9 महीने उस बेचारी के दिमाग में क्या चल रहा है। अब कांस्टेंट हैमरिंग हो गया, कांस्टेंट हैमरिंग, और उसको मतलब वो बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता होगा उस चीज का। डेफिनेटली ये सारे पार्ट, आप ये बोलो ना कि जो भी हो हेल्दी हो। करेक्ट। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स वी कैन चेंज आवर परसेप्शन जस्ट बाय सेइंग नाइस वर्ड्स। जो भी हो हेल्दी हो, सो उसका उस टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ जो भी है वो मेरा है और हमारा है। किसी भी तरीके का आपने वो कह सकते हैं कि नहीं बोला कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, जो भी हो आपका ही है। And that belongs to that couple only. Why the whole family is like giving their own, हाँ, कि क्यों आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों आप उसको पूछ रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होगी, क्या पहना आपने, कैसे कर रहे हो आप, ये नहीं ये करो, वो नहीं वो करो। तो बहुत सारे इमोशनल अब्यूसेस ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी में दिख नहीं रहे हैं, बट स्टिल फीमेल्स के साथ कहीं ना कहीं उसकी जाती हो रही है, आज भी हो रही है, इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी हो रही है। तो आपकी एक्सपर्टीज डोमेस्टिक वायलेंस में है, लॉ में, या आपकी एक्सपर्टीज किस में है? एक्सपर्टीज मतलब वैसे तो मेरी मेडिकल लॉज में है। अच्छा। मेडिकल लॉज में मैंने पीएचडी कर रखा है और हेल्थ केयर लॉज में मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलो कर रखा है। बट इसके साथ मैं मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सालों से वुमेन इन लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ। और मैं फ्री कंसल्टेशन करती हूँ उन फीमेल के लिए जो कि दे कांट अफोर्ड, दोज हु कांट अफोर्ड। सो उससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें आती हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। सो यू फाइट फॉर देम कंसल्टेशन? नहीं, सिर्फ कंसल्टेशन। इन एनी ऑफ द केस दे वांट टू गो अहेड, आई विल टेल देम देयर प्रोस कॉन्स, व्हाट इज द राइट वे टू प्रोसीड, एग्जैक्टली, और कितना टाइम लग सकता है। After that, if they are so much into it and if they really want to go ahead, so I will assist them कि कहाँ पे जाना है, जहाँ पे उनको कोई मिसगाइड ना कर सके, जहाँ पे उनसे कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो कि जो कि वो बेयर ना कर सके या फिर चार्जेस बेयर ना करना ये वो। So मैं वहाँ तक उनको कंसल्ट करती हूँ जहाँ तक दे फील कि उनको ज़रूरत है। इसके आगे अगर उनको जाना है तो डेफिनेटली आई कैन असिस्ट देम। So you're not practicing law full time? No. I'm not practicing. I'm only giving consultation to those lady who are in need. तो इससे related मेरे पास कुछ cases आए थे. I'm just sharing few Sure, cases. please. There was a girl. If I can't disclose the identity and name of the person. नहीं, of course. So in that case, अगर एक दो लेडीज ऐसी थी जो कि मेरे पास आई थी, हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर लेवल की हैं, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में है यहीं पे कहीं पे। She came to me and she was like कि उनके हस्बैंड भी कहीं प्रोफेसर लेवल के थे, कहीं बाहर थे, और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है वो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। She was saying कि मेरे साथ ये she approached me and she called me कि I want to meet you। उसके बाद आई कि उसके हस्बैंड, अब डोमेस्टिक वायलेंस का तरीका देखिए, उसका हस्बैंड रहता है हरियाणा साइड में और वो ही रहती थी यहाँ पे। यहाँ पे उसको सिर्फ ये कहा गया था कि आपको बेड पे नहीं सोना चाहिए और आपको 6 दिन ही एक सब्जी खानी है, दैट इज लौकी की सब्जी खानी। कैन यू, I mean, I can't even digest कि क्या, nobody can, मतलब I was so confused कि you are like इस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो, नेशनल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, आप इतने मतलब आपने इंटरनेशनली इतने सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप खुद अपने इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हो, और आप ये बोलते हो कि आपके हस्बैंड ने आपको बोल रखा है कि 6 दिन तक आपको लौकी की सब्जी खानी है और आप खा रहे हो। मतलब हाउ, एंड सरप्राइजिंगली वो वहाँ पे रहता है, हरियाणा साइड रहता है और लेडी यहाँ पे रहती है। अच्छा। सो दैट वाज क्वाइट, मतलब आई कांट इवन अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से, किस तरीके जुनून, इट वाज डेफिनेटली आई कांट गल्प इट। मैं मतलब उतार ही नहीं सक रही थी अपने गले के नीचे कि वो क्यों फॉलो कर रही है। मैंने आज कि आप क्यों करते हो, बोली मैं नहीं करूंगी तो वो मुझे पूछेंगे और फिर उसके बाद हमारा झगड़ा होगा और फिर वो महीने में एक बार मिलने आते हैं। मैंने आप झूठ बोल दो कि मैंने लौकी की सब्जी नहीं मतलब खा ली है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तो आई वाज सो कंफ्यूज कि इस लेवल पे भी ये चीजें होती है। Then she said लेडी का कमिटमेंट देखो आपके, वो मतलब वो झूठ भी नहीं बोल सकती। लेडी का कमिटमेंट और मेल की डोमिनेंसी देखो। एग्जैक्टली कि आपको बिस्तर पे नहीं, आप बेड पे नहीं सो सकते हो, 1 महीने आपको जमीन पे सोना है।
अब इसमें किसी भी तरीके का फिजिकल अब्यूज नहीं है। हाँ हाँ राइट। उसने मारा नहीं है, उसने हाथ भी नहीं उठाया है, बट जो अब्यूज जिस चीज से वो फाइट कर रही है दैट कान बी सीन। वो कैसे पढ़ा रही होगी, वो कैसे मैनेज कर रही है यहाँ पे अकेली। एंड सरप्राइजिंगली जो उसने अपना फैमिली का बैकग्राउंड बताया था दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि वो इतनी अच्छी फैमिली से आने के बाद भी ये सारी चीजें बेयर कर रही है। Okay. That was quite surprising. Then she asked me, दोनों ही नेशनल लेवल के, I told you दोनों हस्बैंड वाइफ नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी में थे। Then I said कि we have certain things which we can do. तो she said कि मैम मुझे केस भी नहीं करना है उस पे। Okay. तो क्योंकि केस करेंगे तो उसका भी गवर्नमेंट जॉब है, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि हो सकती है, जो ऑफिशियल्स को थोड़ा सा प्रिविलेज मिलते हैं, वो सारी चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। इतना कंसिडरेशन था। देन आई आस्क्ड कि क्या करना है, तो शी सेड कि मुझे सिर्फ उसको डराना है ताकि वो वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि मेरी लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है मेरी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ के भी जाए। तो वी सेड कि ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट आई डिड, हमने एक पूरा डोमेस्टिक वायलेंस का उससे रिलेटेड जो उसने डिटेल्स दी थी, हमने मेल ड्राफ्ट किया और उसको भेजा। और फिर यहीं पे ही एक है मतलब ऑफिसर हैं, तो उनको पूरा मैटर बताया और उन्होंने उसको कॉल किया कि अब हम ये करेंगे तो आपके ऊपर जॉब के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा और डोमेस्टिक वायलेंस के जो चार्जेस लगेंगे, आप इमीडिएट अरेस्ट हो जाएंगे, ये वो। एंड ही केम टू उदयपुर, वो वहाँ से यहाँ पे आए, फिर डिस्कशन हुआ, काफ़ी सारा हुआ। अभी दे आर फाइन, दोनों अपनी अपनी जगह पे काम। उन्होंने मतलब इतने डोमिनेंट थे तो उन्होंने उनको फिर बाद में परेशान नहीं किया कि हाउ कुड यू इवन रीच देयर? सी आफ्टर दैट शी वाज वेरी मच हैप्पी, शी कॉल्ड मी कि हमारा बीच में थोड़ा सा था, उसके बाद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हुई। एंड व्हेन शी केम टू नो अबाउट हर राइट्स कि क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या क्या कर सकती है, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया। तो उसके बाद नाउ अब उसके हस्बैंड ने भी उस तरीके से कभी क्वेश्चन नहीं किया। एंड सरप्राइजिंगली दोनों इतनी अच्छी है, एक इंजीनियर मतलब लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, और एक कहाँ पढ़ा रहे हैं। सो वो दोनों मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग केस था। वो दोनों पर्सन ही मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग थे कि किस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस था इसमें। तो कभी समझने की कोशिश करी साइकोलॉजिकली मतलब मेल किस दौर से गुजर रहा था जो उसका आउटकम ये होता था? See, in that case, sometimes psychological मेरा डिपार्टमेंट ऐसा था नहीं, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी, क्योंकि आप समझ नहीं आ रहा था ना, जैसे ये क्यूरियोसिटी मेरी है अभी कि वो सेटल हो गए बाद में, तो किस दौर से वो आदमी गुजर रहा है? मैं कह रही हूँ ना, ये क्यूरियोसिटी मेरी भी रही है। इवन उसने मुझे बताया था कि उसको महीने में एक बार वहाँ पे अपने इन-लॉज के घर पे भी जाना पड़ता था, तो वहाँ पे उसके बड़े भाई भी थे। मतलब वो रिस्ट्रिक्शन उसका पूरी फैमिली की तरफ से आ रहा था। और आई डोंट नो क्यों, मे भी हो सकता है फैमिली एटमॉस्फेयर जो हरियाणा साइड में जो रहा होगा, वहाँ पे भी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लड़की हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी, और वो जो फैमिली जिसमें उसने शादी की थी, वो फैमिली का वो एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी लो था। तो माइट भी कुछ रहा होगा, रीज़न रहा होगा। कहीं ऐसा लगता है आपको मेल की इनसिक्योरिटी जाग जाती है अगर उसका काउंटर पार्ट फीमेल वो एजुकेटेड है या उसके लेवल का है, उससे ऊपर हो तो सर्टनली वो आदमी गिव अप कर देगा पर उसके लेवल का हो तो भी इनसिक्योरिटीज जाग जाती हैं। मेल जो वीक होते हैं उनकी इनसिक्योरिटीज जागती हैं। वो वर्ड जो आपने वीक बोला ना, मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। जो वीक होते हैं उनकी इनसिक्योरिटीज जागती है। अदरवाइज अगर आप मेल, आपके एग्जाम्पल में तो वेरी सपोर्टिव, द एंटायर फैमिली वेरी सपोर्टिव, मतलब मेरे से ज्यादा ही इज हैप्पी कि आई डिड दिस मच। जब मैं कभी भी कोई अचीवमेंट करके मैं मेरे हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि ही फील सो हैप्पी कि हाँ, मतलब समहाउ इट इज नॉट लाइक दैट कि वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर वन कह सकते हैं कि एंटिटी, या फिर कह सकते हैं आपको लीगल में तो ये कहा सकता है कि एक पर्सनालिटी बन जाते हैं आफ्टर मैरिज। हस्बैंड और वाइफ एक कपल है तो एक फैमिली है। तो वहाँ पे मेल की इनसिक्योरिटीज की आप बात करते हैं कि फीमेल अगर कुछ अच्छा कर रही है तो वो एक वीक मेल ही कर सकता है। बाकी एक स्ट्रांग माइंडेड जो मेल होगा वो हमेशा सपोर्ट करेगा। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, एज इन आपने इतनी सारी डिग्रीज करी और उसके बाद आप कंसल्टेशन भी कर देती हैं फीमेल्स को, तो अब इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
सी इसमें इन दिनों में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी लड़कियों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक सिंपल केस ही है, मतलब केस अभी सॉल्व हुआ है मार्च अप्रैल में ही, और हम कोर्ट तक नहीं गए थे, उस लड़की को उस तक जाना नहीं था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारी लड़कियां उस आगे तक जाना ही नहीं चाहती है, वो बीच में ही कह सकते हैं कि म्यूचुअल डिस्कशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों अपने हिसाब से बात करके कन्वीनियंटली सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट में इतने लंबे टाइम तक जाना प्रेफर नहीं करते हैं। सो उसको कह सकते हैं मेडिएशन हो गया, या फिर वो आपस में कंसल्टेशन के थ्रू उसको वहीं पे ही ख़त्म करना चाहते। तो इसमें एक केस आया था मेरे पास, अभी केस 4-5 साल से चल रहा था, बट मेरे पास नवंबर के आसपास आया था, जहाँ पे बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, या कह सकती हूँ कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, जिसने मतलब दैट गिव्स मी ऑलवेज गूज बम्स। जब मैंने सुना तो मेरी बेटी को भी जाके मैंने ये बताया, शी इज़ ओनली 13, एंड आफ्टर दैट आई शेयर्ड दिस विथ सो मैनी गर्ल्स, एंड आई सीरियसली आई हैव सेट माई माइंड कि अब आने वाले जितने भी सेशंस हैं वहाँ पे, मतलब स्कूल के जो सेशंस चालू हो रहे हैं, इफ आई गेट अ चांस आई ऑलवेज ट्राई कि मैं प्रिंसिपल से बात करूँ, और 9 to 12 तक की जो बच्चियाँ हैं मैं उनको इन चीज़ के लिए एजुकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट सेशंस में मेरा यही रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबली इफ आई गेट अ चांस फॉर वन लेक्चर और वर्कशॉप एज वेल, आई गो एंड आई जस्ट वांट टू टेल देम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके जैसे ही राइट्स पता पड़ जाते हैं आपको, तो एक पावर आता है और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ की अभी हमारी सोसाइटी में बहुत, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस दैट केस विथ यू। हाँ जी। द केस इज लाइक एक लड़का लड़की है, लड़की वॉज हार्डली 18-19, लड़का 21-22 का था। दोनों ही इनिशियली जॉब वॉब में मिले होंगे या क्या रहा उसका मुझे नहीं है सच पता। तो आजकल जो जनरेशन कर रही है व्हाट्सएप एंड इंस्टा, दे आर बूमिंग। आजकल जो इसकी ग्रोथ है वी ऑल नो, दे इवन छोटे छोटे बच्चों के पास आज स्मार्टफोन है। राइट। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग हुई उनके रिलेशनशिप की, उस लड़के ने उस लड़की से पिक्चर्स मांगे। द पिक्चर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप के पिक्चर्स उसने मांगे। अच्छा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल कह सकते हैं कि कनेक्शन, बायोलॉजिकल जो एक डिस्ट्रैक्शन आता है बच्चियों में आफ्टर सर्टन एज, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसके कारण जो डिस्ट्रैक्शन आता है, दैट टाइम वी डोंट थिंक कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, तो लाइफ में सबसे डिफिकल्ट मोमेंट तब होता है कि जब आप इमोशंस में राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना भूल जाते हो। वहाँ पे इस बच्ची से ये गलती हो गई कि इसने अपने पिक्चर्स उसको शेयर कर दिया। ओके। 4-6 महीने तक तो ठीक चला, उसके बाद उस पिक्चर के बेसिस पे ही उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। एंड ब्लैकमेलिंग पैसे की नहीं थी। ब्लैकमेलिंग एक दूसरे लेवल की थी कि अगर आप मेरे फ्रेंड के साथ इस रिलेशनशिप में नहीं आए तो ये पिक्चर मैं वायरल कर दूंगा। आजकल बहुत चल रहा है वायरल वर्ड, तो आपने बहुत ही सुना है कि वायरल हो गया। ओके। सो हाँ, नो, मुझे आज भी बात करते हुए गूज़बम्स आते। जब मैं उससे सुन रही थी तो आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट कि व्हाई शी डिड दिस, ये किया क्यों, ये तो जस्ट बिगिनिंग थी। उसके बाद ये चेन बना पूरा। अच्छा। एक के साथ उस टाइम पे भी उसका वीडियो बना होगा, दूसरे के साथ भी उसका वीडियो बना होगा। ये चेन बनते बनते आप बिलीव करेंगे ये सर्कल चला कम से कम 2 से 3 साल। 3 साल में उसने कहाँ पे अपने उस पिक्चर वायरल न होने वाली चीज को बचाने के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, दैट कांट बी सेड, बता ही नहीं जा सकते किसी को कि क्या क्या उसके साथ डिटेल में तो मैं बता भी नहीं सकती कि क्या क्या उसने किया होगा। एक लेवल ऐसा आया जब ऑब्वियसली 18 में स्टार्ट हुआ, 3 साल 3.5 साल हो गए, तो लड़की भी 21-22 की हुई। अब शादी का मोड आने लगता है। अब उसकी तो सिचुएशन ही नहीं है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तो मेंटली तो वो इतनी खत्म हो चुकी है अंदर से कि शादी के लिए तो सोच भी नहीं सकती। 3.5 साल तक किसके साथ कौन था उसको ये भी नहीं पता सर्टन टाइम्स, तो बिकॉज शी वॉज फोर्स टू डू ना। उसको इतना इन्फ्लुएंस कर चुके थे वो उस तरीके से, इतना फोर्सफुली उसके साथ ये सब चीज़ें थी, इतनी ब्लैकमेलिंग थी उसके साथ कि उसने सोचना समझना तो भूल ही गई थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर पिक्चर से लीक ना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर कि मम्मी पापा को पता पड़ेगा तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी। ट्रू। इस
सोसाइटी, वो जो बात हमने कही थी ना, लोग क्या कहेंगे, इस लोग क्या कहे को कह के वो कहाँ तक निकल गई उसकी इस जर्नी, we can't even say. We can't imagine, we can't put ourselves in her shoes at all. Exactly. At all. We can't even imagine. ये सिचुएशन सोच के मुझे गूज़बम्स आते हैं कि अगर आज हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होगा तो क्या. So that's the reason I decided कि we need to make them understand कि उनके क्या राइट्स हैं. हो जाता है, पिक्चर्स शेयर हो जाती है, आप नहीं चाहो इमोशनल डिस्कशन होते हैं, कभी रिकॉर्डिंग हो जाती है, कभी वीडियो बन जाती है, बट इसके बाद ये एंड नहीं है कि आपको उसने जो बोला आप उसके साथ, किसी के साथ, जब वो ब्लैकमेल ही कर रहा था, आज इसके साथ जा, आज उसके साथ जा, उसके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक गलती जो कि उसने कहीं 3 साल पहले पिक्चर शेयर करके की थी, उसका भुगतान उसने 3 साल कितने जनों के साथ किया, nobody. फिर कैसे आपने उसको बाहर निकाला? Then we came to know, she came to me and she was like कि मैम मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया पर मैं बच गई, मैं ये करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसकी सुनी. Then we heard, फिर अब जिसके साथ जो जो चीज़ें हुई वो तो हम वापस रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट what we can do, जिसने किया है उसको ट्रेस करें और उससे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके पास वीडियोज़ हैं उसको निकलवाएं और उसको डिस्ट्रॉय करें. खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आगे बीच में 3 साल में वो किसके कनेक्शन में आए, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. द ओनली कंसर्न इज कि दैट की जो पर्सन ब्लैकमेल कर रहा था उसको उस चीज से बाहर निकालना था. फिर हमने उसकी फैमिली को किसी न किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, उनको सारी डिटेल बताई. डेफिनेटली आई टोल्ड हर कि द ओनली थिंग विच यू कैन डू राइट नाउ इज टू टेल योर पेरेंट्स कंप्लीट स्टोरी. जिन्होंने आपको पैदा किया है वो इतनी मुश्किलों से आपको यहाँ तक लेके आए ना, तो वो आपकी ये चीज भी सोसाइटी से दूर रखकर आपको बचा सकते हैं. सोसाइटी घर के बाहर है पर घर के अंदर जो पेरेंट्स है ना वो मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं. उस बच्ची को हमने कन्विंस किया, उसको उसके राइट्स भी बताया, उसको समझाया कि पेरेंट्स को पहले ये बताना पड़ेगा. फिर उसने बताया उनको, फिर उसके पेरेंट्स से हमारा डिस्कशन भी हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि मैम हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, हम इसको बाहर ही इससे बात करना चाहते हैं. फिर आपस में काफ़ी डिस्कशन हुआ, लड़के के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया, उन्होंने आपस में बातचीत की. फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे जहाँ जहाँ पे उसने रखे थे, अभी तक तो यही है कि हमने रिटर्न में उससे लिया है कि अब वो कभी सच करेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी होता था उसका यही रहता था कि अगर मैं शादी की बात करने भी वाले हैं पेरेंट्स, ये चीज़ वहाँ पहुँच गई तो क्या. राइट. तो वो सारी चीज़ें थी. तो जैसे जैसे उसको हमने उसके राइट्स बताए, इवन लड़के को भी थोड़ा बहुत समझाया, उसके भी बताया कि अगर आपको इस चीज़ में ले लिया गया तो आपकी लाइफ टाइम ये जाएगी, वो जाएगी, मतलब जितने भी. इज दिस पार्ट ऑफ साइबर क्राइम? यस, डेफिनेटली साइबर क्राइम भी पार्ट है. अगर आप इसको सर्कुलेट कर लेंगे तो ये साइबर क्राइम की तरफ ही आ जाएगा ना. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. फेसबुक पे एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है. अच्छा. मतलब जब तक पुलिस में रिपोर्टिंग हुई नेक्स्ट डे तब तक तो उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया. क्योंकि आप किसी भी तरीके से आप देखेंगे जो सोशल मीडिया है उसमें चीज विद इन फ्यू सेकंड्स में वायरल हो जाती है. और वो विद इन फ्यू सेकंड किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो सोसाइटी नहीं सोचती. दैट्स दी ओनली थिंग ना कि आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, बट हाँ आई हैव ऑलवेज समथिंग टू से. कैसे कर लिया इसने, ये कर लिया, अब उसने किस मोड़ पे किया, किस इमोशंस में किया, कैसे किया, दैट वी डोंट नो. वी नीड टू अंडरस्टैंड. जहाँ पे इतनी चीज़ों की एक्सेप्टेंस है ये भी समझना चाहिए बच्चे हैं. तो आप कह रहे थे कि आप एजुकेट करेंगे मौका मिला तो स्कूल में जा कर के, तो क्या ऐसा पॉइंट आप बताएंगे गर्ल्स को कि उससे उनको लगे कि हाँ यार यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए? Because another thing that you mentioned that emotional talks में या जो hormonal changes होते हैं उसमें आकर के या for whatever reasons we don't know, तो किस तरह से वो बढ़ रहा होता है और एक अलार्म होना चाहिए या रेड फ्लैग होना चाहिए बेसिकली कि वो कहाँ रेड फ्लैग होना चाहिए और वो रुक जाए. इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए हैं स्कूल्स में. अच्छा. तब हमारा मेन क्राइटेरिया ये होता था कि लेडीज़ को बेसिक राइट्स पता है और उनके थ्रू, उन बच्चों के थ्रू हम ये चाहते थे कि दूसरों को भी राइट्स पता है. क्योंकि सब बच्चे लॉ फील्ड में आए दैट इज़ नॉट पॉसिबल और कंपल्सरी हो भी नहीं सकता.
पर जो बेसिक राइट्स है बच्चियों के, अगर वो भी आपको पता है, दैट्स मोर देन इनफ. That would be to protect themselves or rather take action after something happens. But before it happens, और कहाँ रुक जाना चाहिए? मैं वही बता रही थी आपको कि रुकने के लिए सर्टन सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे मैंने आपको कहा था आप राइट और रॉन्ग में डिसाइड नहीं कर पाते. बट रुकने के बाद मैं आपको कहूँगी कि आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप इस तरीके से यूज ना करें. अपने पिक्चर्स इतना सीरियस ना लें उसको, सीरियस ना लें. एंड मोर ओवर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल की जनरेशन करती है, हर छोटी मोटी चीज में सेंड योर पिक्चर, आई एम मिसिंग, सेंड योर पिक्चर, और व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स यू आर सेंडिंग, दैट there should be a clear difference between that should be a line. Girls should know, or rather they should be so strong enough to draw a line in between every relation, every relation, even with her husband as well. Correct. मैं ये नहीं बोल रही कि husband wife में, but when it comes to using social media, आपको नहीं पता कि आपका फोन कब हैक हो जाए. Right. आपको नहीं. Drawing a line also saves you from domestic abuse or violence जो आप कह रहे थे. Exactly. So that would put the other person also in line, and it goes both ways. Definitely. So when it comes to draw a line, वहाँ पे हम इस चीज को यही कह सकते हैं कि आप इस करेंगे 8 से 10 साल में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, बच्चे जाएंगे, कह सकते हैं कि डिफरेंट लोगों से अट्रैक्ट होंगे, अपने अपोजिट कह सकते हैं सेक्स से अट्रैक्ट होंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे. बट डेफिनेटली एक सर्टन लिमिटेशंस उनको, और इसको माँ बाप ही ज्यादा समझा सकते हैं. वी नीड टू एजुकेट देम. आज अगर आप मेरी बात करेंगे, माय डॉटर इज ओनली 13. आजकल का जो मैंने मतलब आपको बताऊं, बायोलॉजिकल और क्रॉनिकल जो एज होती है, पहले के टाइम पे 14 में प्यूबर्टी हिट करती थी, आज के टाइम पे बच्चियों को प्यूबर्टी हिट करती है 8 से 9 के बीच में. समझ ही नहीं है, 8 से 9 में हिट कर रही है, तो 12 बाय द मतलब कह सकते हैं कि 12 ईयर वो अट्रैक्ट होगी, डिफरेंट पीपल से अट्रैक्ट होगी, डेवलपिंग सर्टेन फीलिंग्स, इमोशनल उसके अटैचमेंट्स होंगे, डाइवर्ट होगी. वहां पे उसको राइट और रॉन्ग तो पता ही नहीं है. वहां पे वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या चीजें सही हैं. सो फॉर दैट आई पर्सनली बिलीव कि पेरेंट्स को ही इनिशिएट लेके, पहले हमारे टाइम पे ये सब डिस्कशन नहीं होते थे. यार 90s किड्स जो हम फैमिली का एटमॉस्फेयर देख के समझ गए. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. आपकी फैमिली में भी आपने सुना होगा ये आपकी दूर की बहन है, मौसी की चाचा की बेटी की ये है, तो ये आपकी बहन है. सो दैट रिलेशन वाज नॉट टू टेल यू कि ये आपकी इसकी ये है. इट वाज कंप्लीटली टू मेक यू अवेयर कि दिस इज योर रिस्ट्रिक्टेड लाइन, कि यहाँ पे आप ये बाउंड्री है, ये 4 जनरेशन के आगे की बहन है तो बहन ही है. वो लाइन हमें आज भी बच्चों को बतानी है कि जरूरी नहीं, मतलब पहले हमने भी सुन रखा था कि आपके ये मामा है, ये मामा की बेटी है और ये उसका बेटा है, तो दैट मीन्स ये आपका भाई है. दैट टाइम आई यूज्ड टू फील कि ये क्यों इतना लंबा रिश्ता मुझे बता दिया. सो नाउ लॉ ये सब पढ़ने के बाद देयर आर लॉट मेनी थिंग्स आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव कि वो इसलिए नहीं बताया जाता था कि ये इसलिए बताया जाता था कि ये भाई है. यहाँ पे आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है. तो वो चीजें बच्चों को आज हम समझाना ही भूल गए हैं. आजकल इसी से रिलेटेड एक केस और आया था जहाँ पे फैमिली में 9 साल की शायद तक बच्ची थी, 13-14 साल का लड़का था. अच्छा. ये एक फैमिली का ही केस है. Okay. अब बच्ची 9 साल की है. मैंने आपको पहले ही बताया था जो आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो हो चुका है, उनको पता है कि रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो पता है, बट उनको ये लाइन पेरेंट्स समझाना भूल गए कि ये दूर के चाचा का या अंकल का बेटा है, तो ये आपका भाई है. और उस भाई को भी ये चीज नहीं पता थी कि ये दूर की इसकी ये मेरी बहन है. ये सारी चीजें फैमिली में भी हुई. एक सर्टन एज के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये अब वो बच्ची उसके ऊपर केस करना चाहती है कि मैं तो छोटी थी, वो तो बड़ा था. सो इन दैट केस वहां पे दोनों ही माइनर, तो केस होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं. और जो चीज उन्होंने की थी वो उस टाइम पे की थी. आज दोनों की एज काफी अच्छी हो चुकी है, जहाँ पे दोनों की शादी की एज है, और अब दोनों को मतलब फीमेल को लगता है कि उसको मेल पे केस करना चाहिए. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. अब पॉसिबल है ही नहीं वो चीजें. अच्छा, तो इस केस में कि जब वो आपने जो बीच में एग्जांपल दिया था
कि लड़की का 3-3.5 साल तक पिक्चर शेयर करने की वजह से जो भी शोषण हुआ, माँ बाप क्या, अगर ये हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें माँ बाप कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा एजुकेट करें तो। सबसे पहले तो माँ बाप, अब जो हो गया तो आप बदल नहीं सकते। अगर एक क्लास में बच्चा फेल हो गया तो वी नो कि एक अटेम्प्ट और है लाइफ में, और एक भी नहीं, बहुत सारे अटेम्प्ट, हर बच्चा एक सा नहीं होता है। वैसे ही किसी की लाइफ में ये हो गया तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग नेगेटिव कमेंट्स, रादर देन गिविंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग टू दैट गर्ल और बॉय, वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे से गलती हो गई है। So the first thing is acceptance. उसने मतलब आज जो केस उसने बताया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये किया, वो इसलिए था क्योंकि उसको पता था कि उसके घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उससे गलती हो गई। उसको रिग्रेट तो हो रहा है, वो गिल्टी भी है, बट उस गिल्टी में अगर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसको हमने कह सकते हैं समझाया नहीं कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा या सुसाइड अटेम्प्ट करने की तरफ जाएगा ही सही, जो कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया में सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को पता है कि ये गलती हो गई तो एक्सेप्टेंस नहीं है घर में, टॉलरेंस ही नहीं है लोगों में। तो वहां पे ये चीजें, अगर इस टाइप की कोई चीजें हो भी जाती है तो हमारे पास आईपीसी में इसके बहुत सारे प्रोविजंस थे। अच्छा, इसको रोका जा सकता है। अब देयर आर डिफरेंट केसेस कि किस तरीके का उसका पिक्चर शेयर हुआ है, किस तरीके का उसके साथ मतलब कह सकते हैं कि यूज हुआ है, क्या उन लोगों ने किया है, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे, अगर प्रॉमिस करके उसके साथ कुछ किया है तो हमारे पास 493, 492, 493, 494, इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे हम उनको सेव कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का तो डिफरेंटली यहाँ पे ऐसा सच कोई है नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, यहाँ पे मेंटल हैरेसमेंट है, फिजिकल अब्यूज़ है, जो सारी चीज़ें यहाँ पे इस बच्ची के साथ हो रही है, हैरेसमेंट है, ये सारी चीज़ें। देयर आर प्रॉपर लॉज एंड इफ पेरेंट्स वांट they can consult somebody who is equally or professionally qualified. Definitely. हम तो उससे बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है, बिल्कुल। और आपने भी जो बीच में बात बोली कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स और जो सुसाइडल रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब बुलिंग की वजह से भी होता है ये? बुलिंग से रिलेटेड आप पूछते हैं तो मैं सुसाइड की बात कर ही चुकी हूँ, तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने खुद ने ट्राई किए 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट। सीरियसली? यस, डेफिनेटली। मैं झूठ क्यों बोलूं? नहीं, हाँ, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन देख करके उसके बीच ऐसा भी दौर था।